ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या संभावना है, सुब्रमण्यम सर ने क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले जैसा मोदी जी बोलते हैं वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिस्ट, सरस्वती बुद्धि बांट रही थी तो सबसे आगे। तो जस्ट एज ए टॉन्ट वो बोलते हैं, पॉलिटिक्स का है वो सब खेल। तो उसमें वो चिदम्बरम सबको रिफ़र करते हैं। तो वो 2014 में उन्होंने बोला था, इंटरिम बजट में थोड़ा बोस्ट करते हुए बोला था कि हम लोग 2044 तक इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। दूसरा आपका प्रेडिक्शन था वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिक्स, उनको भी कह लीजिए। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के समय बोला था भारत बर्बाद हो गया है, हम लोग ने जो भी कुछ किया उसमें पानी फिर गया है। 2020 में आ गया कोविड, तो कोविड में तो कुछ फ़ायदा होता नहीं है, कोविड में तो और बर्बाद हो गया ना, काफ़ी नुकसान हुए, काफ़ी दिन देश बंद था। 2021 में रेटिंग एजेंसी जो थी, आप इस किताब में भी पढ़ेंगे, सुब्रमण्यम सर ने ये दिखाया है कैसे उन्होंने एक नॉच एबव रखा था, बस रेटिंग कम करके एक नॉच एबव किया था नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में ले जाने के। जस्ट एक नॉच और कम कर देते तो हम लोग नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड थे, मतलब उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। फिर 2024 में सुब्रमण्यम सर की बुक आई है, उसमें ये बता रहे हैं कैसे हम लोग नंबर 1 हो सकते हैं बाई 2047। और मैं आपको दिखाऊंगा क्या पॉसिबिलिटी है 2042 में भी ये हो सकता है। बट इतना कुछ कैसे हो सकता है, अब कुछ सोशल मीडिया का भी आप लोग, कुछ सोशल मीडिया पे भी कुछ जो वर्ल्ड के लेस बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग बोलते हैं 13% रियल जीडीपी ग्रोथ चाहिए। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कुछ इकोनॉमिस्टों की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसा होने में 2050 हो जाएगा, 5 ट्रिलियन होने में। तो ऐसा ब्ला 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 बहुत लोग हैं जो नेगेटिव क्रिएट करते हैं। तो हम लोग सुब्रमण्यम सर का, आप सबसे पहले पेज नंबर 16, वो बुक बहुत ही अच्छी है, उसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट है, इनकी जो ग्राफ्स हैं वो थोड़े से मुझे कलरफुल हो सकते थे। बट एजुकेटेड लोग को मैं देखता हूँ ऐसे ही वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ मतलब उन्होंने नॉलेज का तो ऐसा वो भंडार है। वो बुक जो है आप कह लीजिए इकोनॉमिक्स का पूरा भारत के लिए तो गीता रिलेटेड बुक है ऑलमोस्ट, गीता के इकोनॉमिक्स के टर्म। तो बहुत ही शक्तिशाली बुक उन्होंने लिखा है। उन्होंने काफ़ी रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, उन्होंने हर चीज़ को पॉइंट से प्रूफ करने की कोशिश की। तो उन्होंने 16 नंबर पेज पर आप देखेंगे तो यूएस डेट को लेके एक गेम खेला है। उन्होंने बोला है कि यूएस डेट जो सीबीओ क्लेम करती है कि 2% इन्फ्लेशन रहेगा उसके, लेकिन उन्होंने यूएस डेट बहुत ह्यूज होने के केस में कुछ हो सकता है, वो भी उन्होंने इशारा किया। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे यूएस इन्फ्लेशन पे जाएंगे तो। पर इन्होंने जो ग्रोथ का जो इन्होंने जो फार्मूला दिया कैसे ये होगा, तो इसमें 8% ग्रोथ बोलते हैं रियल जीडीपी का रहेगा, 5% बोलते हैं इन्फ्लेशन रहेगा, तो 8 5 13, और -0.5% का रुपी डेप्रीशिएशन रहेगा एवरी ईयर। तो इन्होंने जब ये कैलकुलेशन स्टार्ट किया था तो 82.6 रुपी पर डॉलर से स्टार्ट किया था 22-23 के पीरियड में। तो 0.5% का डेप्रीशिएशन बोलते हैं। बट इसमें तो लिक्विडिटी क्राइसिस जितनी आएंगी, जो अभी भारत करंट अकाउंट में सही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स सही है, तो उस कंडीशन में लिक्विडिटी क्राइसिस में इंडिया की करेंसी स्ट्रांग होने की संभावना होती है। जिस भी कंट्री का मैक्रो सही होता है उसके बॉन्ड मार्केट पे लोग आते हैं, बॉन्ड मार्केट पे आने की कोशिश करते हैं। हो सकता है भारत दे ना पाए, भारत को उतने बॉन्ड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ना हो, लेकिन उसमें कोशिश करते हैं। तो इनके रूल के हिसाब से 8 + 5 -0.5 12.5%, और रूल ऑफ 72 होता है जो कि एक्चुअली रूल ऑफ 70 होता है। तो इनके हिसाब से इंडिया का $55 ट्रिलियन हो जाएगा 2047 में, और इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी होगी, यूएस को क्रॉस कर चुकी होगी और नंबर 1 इकोनॉमी होगी। तो और इन्होंने अपने बुक में ये भी बताया कैपेक्स रेवेक्स सारे टॉपिक्स पे इन्होंने अपना डिस्कशन किया है। जो जो टॉपिक इंडिया की बीमारी है उसमें क्या करना होगा, तो इंडिया सुपर पावर बनने के कगार पे होगा। जुडिशरी में क्या करना होगा, आपका ब्यूरोक्रेसी के साथ आपको क्या करना होगा, पेंशन सिस्टम में क्या चेंजेस लाने होंगे। ऑल्सो इन्होंने एक्सप्लेन किया है कैपेक्स रेवेक्स से ज़्यादा होना चाहिए, तो उससे क्या फ़ायदा होता है। तो इसमें क्लियर कट इन्होंने बताया हुआ है। अटल जी के टाइम आप देखिए, उनका फाइनल ईयर में 1.09 लाख करोड़ का कैपेक्स था। वही 2014 में जो लास्ट कांग्रेस का बजट था उसमें 1.7 के आसपास था। अब उत्तर प्रदेश का कैपेक्स देखिए इस बजट में, तो 2014 में आने वाले बजट में, तो 2014 में जो सेंटर स्टेट का कंबाइंड कैपेक्स था उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का कैपेक्स होने वाला है। तो डेफिनेटली बीजेपी की जो गवर्नमेंट्स हैं वो कैपेक्स को बढ़ाती रहती हैं। तो इसमें हम लोग को देखना होगा, यूएस का इन्फ्लेशन देखिए आप, इन्फ्लेशन 7% लास्ट 10 ईयर्स में रहा है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स में कहें कि
प्राइसेस डबल हो गए हैं, तो 7% रहा है। रघुराम राजन को अभी सजेस्ट किया था मैंने पिछले वीडियो में कि $200 का नोट प्रिंट करना चाहिए अमेरिका को। $100 से क्या होगा, जैसे रघुराम राजन सजेस्ट करते हैं इंडिया को, तो वही मैंने एक दो वीडियो में उनका ही रेफरेंस दे करके उनको यूएस को सजेस्ट करने के लिए बोला है। बट एक्सपेंशन जो है यूएस का, इन्फ्लेशन 7% रहा है बट एक्सपेंशन वो 4% का दिखाता है। तो मतलब कि मोस्टली उसका जो है ना इन्फ्लेशन ही है, जीडीपी ग्रोथ नहीं है, और उसको वो छुपा रहा है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, और थोड़ा जीडीपी दिखा के लोगों को खुश कर रहा है, माहौल को सही रख रहा है। एक्चुअली दे आर इन स्ट्रॉन्ग रिसेशन। अभी अनफंडेड लायबिलिटी जो है, जैसे हमारा भी पेंशन योजना था तो उसको अनफंडेड नहीं रखना चाह रही थी सरकार, ओल्ड पेंशन। बट यूएस का केस में अनफंडेड लायबिलिटी, जो सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और पेंशन, इनका जो सिस्टम्स है वो $200 ट्रिलियन पार हो चुका है, और उसका अगले पिछले 5 साल में $100 ट्रिलियन उसमें ऐड किया। अगले 3 साल में अगर ये लोग फिर से $100 ट्रिलियन ऐड करते हैं, तो इंडिया के केस में, या इंडिया तो ऐसी जो कंट्री है जिसके केस में अनफंडेड लायबिलिटी नहीं है, तो इन लोग की अनफंडेड लायबिलिटी को भी नेशनल डेट का पार्ट मान लेना चाहिए, कम से कम उसका 50% को ही मान लो। तो $50 ट्रिलियन इनका स्टेट और नेशनल डेट होगा 2027 में, और इनका अनफंडेड लायबिलिटी होगा आपका ऑलमोस्ट 300 ट्रिलियन। तो उसका 150 ही, 150 प्लस 50, $200 ट्रिलियन इन लोग का कर्जा होगा, जो सरकार की डायरेक्ट लायबिलिटी होगी। तो इसके कारण मैं कहता हूँ ये चीज़ें उन्होंने उसमें डिस्कस नहीं किया है किताब में। तो मैं कहूँगा इक्वेशन में आप 8 + 5 और जो -0.5% डेप्रिसिएशन था उसको +0.5% अप्रिसिएशन ले लीजिए, तो 13.5% आता है। अब वो 2044 में इंडिया $55 ट्रिलियन हो जाएगी, और यूएसए को क्रॉस कभी करेगा 55। यूएस 47 में 55 के नीचे था, यूएस 44 में 55 नहीं होगा, 42 में ही इंडिया यूएस को क्रॉस कर जाएगा अगर 55। तो अभी बेस करेक्ट करना भी बचा हुआ है। तो ये जो प्रेडिक्शन है सुब्रमण्यम सर का, ये इसमें जो मेरा ये जो एडिशन है, ये जो है +0.5 जब होता है, ये वाला जो फीचर है ये 2032 तक सही जाएगा। अब देखिए, मैं आप लोग को येन कैरी ट्रेड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये लोग क्या करते थे, येन्स में लोन लिया, 0% में मिल गया, उस लोन से डॉलर खरीदा, उसके बाद मैग्निफिसेंट 7 जो बोलते हैं डॉक्टर डूम, मार्क फाबर, उन स्टॉक्स में लगाया, ग्रोथ स्टॉक्स में लगाया। फिर उसको जब इन्होंने रिसेशन सेंस किया, जैसे कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व जो है वो वापस अनइन्वर्ट हो रहा है, तो थोड़ा फीलिंग आ जाता है कि हाँ 6 से 18 महीने में रिसेशन आने वाला है, तो अब ये लोग वापस फिक्स रिटर्न की तरफ जाएंगे। तो सेल करेंगे मैग्निफिसेंट 7, डॉलर को बाई, मैग्निफिसेंट 7 को सेल करेंगे, फिर जो डॉलर मिलेगा उसको बेचेंगे, येन खरीदेंगे। येन क्यों खरीदेंगे? क्योंकि येन में लोन लिया हुआ है, तो उसको फिर लोन बैक करेंगे। तो सेल डॉलर बैक फॉर येन मेक्स येन स्ट्रॉन्ग। अब ये जो डॉलर बेचेंगे ये लोग येन के लिए, तो वो येन को स्ट्रॉन्ग करता है हर रिसेशन के दौरान। तो हर रिसेशन में आप देखिएगा कि येन स्ट्रॉन्ग होता है ड्यूरिंग रिसेशन, तो वो सेफ हेवन माना जाता है गोल्ड सिल्वर की तरह ही, या रिसेशन के टाइम पे। लेकिन इस बार रिसेशन ही नहीं है, इस बार स्टैगफ्लेशन है, दैट इज़ इन्फ्लेशन भी रहेगा साथ में। तो अब जो कमाई होगी येन देने के बाद लोन से, उसको भी तो कहीं रखेंगे, वो जो प्रॉफिट है उसको वो उस समय इंडियन मार्केट में लगाना चाहेंगे, लेकिन इंडियन मार्केट का इतना बॉन्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। मार्केट मतलब फिक्स्ड एलिमेंट में, चाइना में लगाएंगे, उस समय ट्रम्प होंगे तो चाइना इन लोग के सैंक्शन मार देंगे, इन लोग के थॉट पे भी सैंक्शन मार देगा, चाइना में लगाना चाहेंगे। तो बचा मेटल, तो मेटल ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें देखिए मेरे जो प्रेडिक्शंस हैं, मैंने करेंसी और इकोनॉमिक रीसेट जो वीडियो बनाया था इनएविटेबल, उसमें चाइना रियल इस्टेट क्रैश की बात की थी 10 मिनट 20 सेकेंड्स में। तो वो देखिए अभी चाइना का जो रियल इस्टेट है, 3 करोड़ का सामान अब 1.5 करोड़ में मिलने लगा है वहाँ। तो वो उसने कर लिया, और उसने ये पर्पसली किया, क्रैश उसका ही खेल है, कोविड उसका ही खेल है, तो उसने ये करके अपना परचेजिंग पावर इम्प्रूव कर लिया, खुद की ही डिमांड क्रिएट कर लिया। उस वीडियो में मैंने समझाया है, मैंने एक प्रेडिक्शन किया था बांग्लादेश टू क्रॉस पाक इकोनॉमी, वो 2019 में उसने कर लिया था। इंडिया टू बीट यूएसए पीपीपी 2026। अभी worldeconomics.com पे आप जाएंगे तो डेफिनेटली जीडीपी ज़्यादा दिखा रहे हैं, बट जो वो केंजियन और प्रिंटिंग के कारण है, बट नंबर्स जो है, अगर 2016 का मेरा प्रेडिक्शन था तो नंबर्स कम थे, बट क्रॉस वो 2026 में 2026-27 के बीच में करेगा। तो ये भी प्रेडिक्शन सही है।
पीपी रेशियो मेंटेन्ड फॉर लास्ट 30 ईयर्स, इफ़ मेंटेन फॉर 15 ईयर्स। वैसे जो मैंने भारत इस टू यूएस का जो वीडियो बनाया हुआ है, जो $1 पिछले 3 वीडियो, ये तीनों वीडियो आपको जोड़ के देखिएगा ना, तो आप समझ जाइएगा क्या कुछ संभावनाएं हैं। एक्चुअल में इंडिया में लिविंग जो है 10 टाइम्स ईजी होगा कंपेयर टू यूएस। तो हम लोग मीडिया को देखते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो डीडॉलराइजेशन के लिए बोलते रहते हैं, उसमें इंडियन मीडिया कुछ नहीं बोलती है। इंडियन मीडिया को कुछ तो बोलना चाहिए। हैप्पीनेस इंडेक्स वो निकालते रहते हैं, इसमें इंडिया का रेटिंग बैड करके दिखाते रहते हैं। इंडिया भी डाइवोर्स इंडेक्स निकाल सकते हैं, अंकित शाह जी बोलते हैं डाइवोर्स इंडेक्स निकालो, उनका डिमांड फॉर होम बढ़ जाता है। डाइवोर्स के केस में क्या होता है, दोनों अलग अलग रहता है, तो डिमांड फॉर होम बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है कि हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा खतरनाक है। इफ़ मीडिया नेशनलिस्ट है तो वो डेफिनेटली, जो मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया और पिछले 3 वीडियो आप देखिएगा, तो उसको 20% अपना टाइम डीडॉलराइजेशन पे देना चाहिए। जबकि मीडिया अपना टाइम ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, पता नहीं कहाँ कहाँ देता रहता है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम डीडॉलराइजेशन है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, तो डीडॉलराइजेशन पे मीडिया को 20% टाइम देना चाहिए। चलिए, थैंक यू।